एक क्राइम केस को सॉल्व करना सबसे डिफिकल्ट तब होता है जब उस क्राइम को करने का आरोप किसी पर लगाया ही न जा सके। इस तरह के केस में न सिर्फ पुलिस बल्कि वो लोग भी परेशान होते हैं जो कि मरने वाले पर्सन को जानते हैं, क्योंकि पुलिस उनसे सिर्फ बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रही होती है कि वो मर्डर के वक्त कहाँ थे। और ये केस एग्जैक्टली इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसका नाम होता है मार्था, जो कि स्पेन के एक छोटे से टाउन में रहती है जो कि पहाड़ों के बीच कहीं पर बसा होता है। इस जगह को आप गांव नहीं कह सकते क्योंकि ये थोड़ा सा डेवलप होता है, बट इसे शहर कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ही कम होती है। इतनी ज्यादा कम कि हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को जानता है कि वो कहाँ रहता है और क्या काम करता है। इसलिए मार्था को भी सभी जानते हैं और ये भी हर एक पर्सन को हाय हेलो कहते हुए अपने घर की ओर जा रही होती है। और तभी एक गाड़ी आकर रुकती है इसके पास, जो कि थोड़ी बहुत बात करने के बाद मार्था को अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाती है। और सिंस की मार्था उससे आराम से बात कर रही होती है और बिना किसी झिझक के उसकी गाड़ी में चढ़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी उसे अच्छे से जानती है। और सिन यहाँ से शिफ्ट होती है मार्था की मॉम की तरफ, जो कि डरी सहमी अपने नेबर के पास जाती है कि उसकी बेटी आधे घंटे से घर वापस नहीं आई। दरअसल मार्था जहाँ से निकली होती है वहाँ से इनका घर सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर होता है, और अगर वो घूमते फिरते भी आती तो अब तक वो अपने घर पर होती। इसलिए ये उसे हेल्प मांगता है उसे ढूंढने में। तो वही मार्था को लेकर गया होता है मारियो नाम का एक पर्सन, ताकि वो उसे अपने खरगोश दिखा सके। और मारियो उस टाउन का एक ऐसा मेंबर होता है जो कि बड़ा तो हो गया होता है बट दिमाग से अभी भी एक बच्चे की तरह होता है, और इसलिए ये उसे ढेर सारी बातें करता है कई सारी बातों को लेकर, स्पेशली उसके बेस्ट फ्रेंड हरक्यूलिस को लेकर कि उसका डैड उसे मारना चाहता है। और कुछ देर बाद ये उसे घर छोड़ने के लिए भी जाता है और रास्ते में उसे सांपों के बारे में बताता है कि जिस जगह पर वो रहते हैं ठीक उसी के पास एक तालाब में एक सांप रहता है जो कि लोगों पर जादू करके उन्हें गहरी नींद सुला देता है। तो वही मार्था के पेरेंट्स कॉल करते हैं पुलिस को, जो कि शहर से सीधा उसी जगह पर आते हैं क्योंकि उस जगह पर किसी भी तरह के कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता। और जब तक ये पहुंचता तब तक इसके एक ऑफिसर ने मार्था को ढूंढ लिया होता है, जो कि इसे बताता है कि मारियो उसे अपने घर ले गया था और उसके बाद उसने उसे वापस भी छोड़ दिया। और साथ ही उसे ये भी बताता है कि मारियो दिमाग से थोड़ा सा बच्चे जैसा है, इसलिए वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस बात पर ये ऑफिसर कमेंट करता है कि हर क्रिमिनल पहली नजर में सबको ऐसा ही लगता है। और उसके बाद ये सेफली मार्था को उसके घर ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उससे वो सारी बातें पूछती है कि वो कहाँ पर थी और उस पर्सन ने उसके साथ क्या किया। और ये सारी बातें पुलिस उससे इसलिए नहीं पूछती क्योंकि ये उसे डराना नहीं चाहते, पर अभी भी मार्था खुल के सारी बातें नहीं कह रही होती है, इसलिए ये ऑफिसर घर के बाहर चले जाते हैं, जिससे मार्था अपनी मॉम को वही सांपों वाली बात बताती है कि उनके पास के तालाब में एक सांप रहता है। और ये कहानी लीड करती है एक मर्डर को, जिसकी बॉडी सेम उसी तालाब के किनारे पड़ी होती है और उसके सारे कपड़े ठीक उसी के साइड में रखे गए होते हैं, जैसे कि किसी ने फुर्सत में उन सब को तय करके रखा हो। बट उस डेड बॉडी पर एक ब्लू कलर की जैकेट जरूर होती है जो कि किसी आदमी की होती है, जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। अभी के लिए हम इस लड़की के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम होता है एना नडाल, जो कि एक एथलीट होती है, एक हॉकी प्लेयर, और ये भी सेम उसी टाउन की एक मेंबर होती है जिसका घर बस आसपास ही कहीं पर होता है। और इसलिए पुलिस सीधा उस जैकेट के ऑनर के पास जाती है जो कि होता है इस मारियो का, और ये पर्सन थोड़ा सा भोला टाइप का होता है, इसलिए पुलिस उसे सख्त सवाल नहीं पूछती। दरअसल उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये खुद ही सब कुछ बताने लगता है बिना किसी झिझक के। और इसके हिसाब से ये सब उस सांप ने किया है जो कि उसके पास के तालाब में रहता है, इसलिए ये ऑफिसर उससे पूछते हैं कि उसने उसके शरीर पर अपना जैकेट क्यों रखा, जिसके लिए ये कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे ठंड लग जाती और इसलिए उसने अपना गर्म जैकेट उसे उड़ा दिया। और इसकी सारी बातों से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये मर्डर नहीं हो सकता, और इसलिए ये ऑफिसर उसे दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछने लगता है कि उस शहर में एना को कौन कौन पसंद करता है, और स्पेशली अगर उससे कोई नफरत करता है तो, जिसके लिए ये कहता है कि हर कोई उसे पसंद करता है। और रही बात नफरत की, तो ये अपने डैड का नाम लेता है कि उसके डैड उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो चल नहीं सकते और एना की खूबसूरत लंबी टांगे थी। एंड ऑफ कोर्स ये वाली बात भी पुलिस को स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी ने भी उसे मारा होगा, इसलिए ये आगे के सस्पेक्ट से पूछताछ करते हैं, जिनमें से सेकंड सस्पेक्ट होता है रोबर्टो नाम का ये पर्सन, जो कि एना का एक बॉयफ्रेंड होता है, जिसे जब उसकी मर्डर वाली बात बताई जाती है तो ये शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जस्ट कुछ घंटों पहले वो अपने घर में थी और ये भी ठीक उसी के साथ था, इसलिए ये एक अहम सुराग होता है इस केस में। और पुलिस इससे भी हर एक सवाल पूछती है, जैसे कि वो काम क्या करता है, आज काम पर क्यों नहीं गया, उसका रिलेशन एना के साथ कैसा था, और ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें
यहाँ तक कि पुलिस उससे ये भी पूछ लेती है कि एना के घर से निकलने से पहले क्या वो दोनों सेक्सुअली इन्वॉल्व थे या नहीं, जिसके लिए जब रोबर्टो मना करता है कि वो उसे निजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो ये उसे फोर्स करते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जिसका ये हाँ में जवाब देता है। और उसकी बताई गई बातों का एक ऑफिसर कंफर्म भी करता है आसपास के नेबर से कि 8 बजे एना अपने घर से निकली थी। साथ ही एक पर्सन ने उसे देखा भी होता है, जिसे ये ऑफिसर अपने साथ लाया होता है गवाही देने के लिए। और इस पर्सन का नाम होता है कोराडो कॉर्नेल, जो कि उसे एना के बारे में बताता है कि वो उसके बेटे एंजेलो की बेबी सिटर थी और उसकी मौत का उसे बहुत अफसोस है। साथ ही उसे बताता है कि उसने उसे कॉफी शॉप के बाहर देखा था लास्ट टाइम और उसे इनवाइट भी किया था कॉफी के लिए, जो कि उसे मना करके जल्दी ही वहां से निकल गई। इसलिए अब ये एना के पेरेंट्स से इन सब के बारे में पूछते हैं, जिन पर एक तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होता है इन सब की वजह से। और डर की वजह से एना के डैड पूछते हैं कि उसे एना की बॉडी को आइडेंटिफाई तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब उससे नहीं हो पाएगा। जिसके लिए ये ऑफिसर कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी बेटी सिल्विया ने ये सब ऑलरेडी कर लिया होता है। और इससे बस सामानों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि अगर कोई चीज मिसिंग हो या फिर उसकी ना हो तो, जो कि सारे सामानों को देखकर उसके बैग के बारे में पूछता है कि उसके पास लाल रंग का एक बैग था, जो कि यहाँ पर नहीं होता। साथ ही ये लोग एना के घर जाकर उसके रूम की छानबीन भी करते हैं, जहाँ पर मोस्टली उसकी पर्सनल चीजें होती हैं। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड रोबर्टो की एक वॉच भी, जिसके बारे में जब ये एना के सिस्टर से पूछते हैं तो ये उसे एक लोफर बताती है कि उसके डैड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बस हमेशा ही लड़कियों के आसपास ही मंडराता रहता है। और इसी तरह से उस टाउन के हर एक पर्सन से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, ताकि बस इनके हाथ एक सबूत मिल जाए। बट हर एक पर्सन एना के बारे में सिर्फ अच्छी ही बातें करता है, इसलिए किसी पर भी शक करना इनके लिए बहुत बड़ी सरदर्द साबित होती है। साथ ही एना का हॉकी टीचर इसे बताता है कि एना को वो कभी कभी डॉक्टर के पास ले जाया करता था, क्योंकि एना एक अच्छी प्लेयर थी और ये बस मेक श्योर करना चाहता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड की बच्चे की मां नहीं बनने वाली, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। और यही मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में जब ये अपने ऑफिसर से पूछता है तो वो उसे बताता है कि उन्हें ऐसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिले थे उसके रूम में, बट उसे एना के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में जरूर बताता है, जिसमें उसने सबसे ज्यादा कॉल उस कोरोडो नाम के पर्सन को किया होता है। जिससे ये ऑफिसर थोड़े से गुस्से में पूछते हैं कि उसने ये सारी बातें उसे क्यों छुपा रखी थी, कि एना उसे दिन रात हर वक्त बस कॉल किया करती थी। और उसे सीधा पूछता है कि एना का उसके साथ क्या रिश्ता था और उस दिन कॉफी शॉप के बाहर क्या वो लोग मिलने वाले थे, जो कि इसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस उसके बीमार बच्चे को लेकर परेशान रहती थी और इसलिए उसकी हालचाल जानने के लिए उसे कॉल करती थी। और इस बारे में वो किसी से भी पूछ सकता है कि एना एंजेलो की कितनी परवाह करती थी। और पहला दिन इसी तरह से ही सबसे पूछताछ करने में निकल जाता है। और सिंस के उस छोटे से टाउन में किसी तरह का कोई होटल या थाना नहीं होता, ये फिर से शहर चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, जिससे हमें इस ऑफिसर की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानने को मिलती हैं, जैसे कि उसकी वाइफ एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है और इसी की वजह से उसकी बेटी फ्रांचेस्का उसे ठीक से बात नहीं करती। और अगले दिन ये फिर से उसी मर्डर साइट पर जाते हैं ताकि ये एक स्टोरी तैयार कर सके, क्योंकि हर एक केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को एक रफ स्टोरी चाहिए होती है। और इसी के लिए उसका साथी कहता है कि एना के बॉडी पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं थे, मतलब कि उसने लड़ने की कोशिश तो नहीं की होगी, बट जिस पोजीशन में उसका वो शरीर पड़ा था उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब उसकी डर ने किया क्यों होगा, क्योंकि जब मोस्टली इस तरह का मर्डर होता है तो डेड बॉडी या तो किचन में पड़ी होती है या फिर पत्थरों के बीच, जैसे कि मर्डर ने उसे छुपाने की कोशिश की हो। बट यहाँ पर तो उसकी डेड बॉडी ओपन में पड़ी होती है, जैसे कि एना उस तालाब के किनारे धूप सेक रही हो, जिसके लिए नाजियो कहता है कि वो लोग शायद डर गए होंगे एना का आंख खुला देखकर, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को थोड़ा सा पलटा दिया ताकि वो उन्हें जाते हुए ना देखे। और इनका मेन एविडेंस होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि जब इनके हाथ लगती है तो डॉक्टर इन्हें बताता है कि उसे पानी में डुबाकर मारा गया। एंड सिंस की वो एक एथलीट थी तो किलर को लगभग 8 से 10 मिनट लगे होंगे उसे इस तरह से मारने में। साथ ही इन्हें उसके नाखूनों में किसी भी तरह के कोई स्किन के टुकड़े नहीं मिले होते, मतलब कि एना ने उस पर्सन के साथ किसी भी तरह के संघर्ष नहीं की होती अपने आप को बचाने का, जैसे कि वो खुद ही अपनी मौत चाहती हो बिना किसी जंग के। और इसके साथ रेप भी नहीं हुआ होता, इवन कि ये वर्जिन होती है, इसलिए रोबोटो की स्टेटमेंट झूठ साबित होती है कि उन्होंने उस दिन सेक्स किया था। बट मेन क्वेश्चन होता है कि एना ने खुद को मरने क्यों दिया, वो अपने किलर के साथ लड़ी क्यों नहीं। और इस बात का आंसर भी ये डॉक्टर देता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर था और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ही टाइम था और इसीलिए इसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की होगी। और इन सब के बारे में जब ये ऑफिसर उसके डैड से पूछते हैं तो वो कहता है कि उन्हें तो इन सब के बारे में पता है नहीं, मे बी इन सब के बारे में एना अपने
अपने डैड को बताकर उन्हें डराना नहीं चाहती थी। बट अब जब इन्हें पता चल ही गया होता है तो ये उसे बताते हैं कि उस बच्चे के मरने के बाद एना थोड़ी सी परेशान थी, यहाँ तक कि उसी की वजह से उसने अपनी हॉकी टीम भी छोड़ दी थी। और अब पुलिस के पास दो स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं इस केस को आगे बढ़ाने का, जिनमें से पहला रीजन होता है एना का बॉयफ्रेंड रोबर्टो, जिसने उनसे झूठ बोला था, और दूसरा पर्सन होता है कोराडो कनाले, जिसके बेटे का एना देखभाल कर रही थी। और जब रोबर्टो से पुलिस पूछताछ करने के लिए जाती है तो उसके घर में इन्हें एना के मेडिकल टेस्ट वाली पेपर मिलती है और साथ ही एना की पर्सनल डायरी भी है, जिसके बारे में ये कुछ भी बताने से मना कर देता है। और जैसे ही पुलिस को इसी के घर के पास एना की वो रेड कलर की बैग मिलती है तो ये डर कर भागने लगता है कि पुलिस उसे जेल में बंद कर देगी। बट ये ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस इसे सच में जेल में बंद कर देती है और इससे पूछते हैं कि एना तो एक वर्जिन थी तो उसने क्यों कहा कि उनका फिजिकल रिलेशन था, जिसके लिए ये कहता है कि वो लोग खुद ही उसे मजबूर कर रहे थे ये सब कुछ कहने के लिए। वो तो ये कहना भी नहीं चाहता था, वो बस अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के अच्छे साथी, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। बट अभी भी बहुत सारे सबूत इसके अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि एना का बैग उसके घर के पास कैसे मिला, उसने एना की पर्सनल डायरी क्यों छुपाए रखी थी, और उसने पर्सनल लाइफ के वीडियोस उसके कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं। और उन्हीं सब के बेस पर उसे हिरासत में रख लिया जाता है पूछताछ के लिए। और उसके बाद पुलिस एंजेलो के बारे में पूछने के लिए जाती है उसके घर कि उसकी मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उसी बच्चे के मरने के बाद एना परेशान थी। पर यहाँ पर एंजेलो की मॉम उसके बारे में बताने से कतराती है और उसे सिर्फ इतना बताती है कि उसकी मौत गले में खाना अटकने की वजह से हुई थी, बट ये नहीं बताती कि कब और कैसे, जो कि इसे थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है क्योंकि बच्चों को खाना खिलाते वक्त मोस्टली पेरेंट्स के आसपास होते हैं। बट यहाँ पर तो एंजेलो बीमार था, मतलब कि ये उसे अपने हाथ से खाना खिलाते होंगे, तो उसके बाद भी वो कैसे खाना अटकने से मर सकता है। बट ये वुमन तो उसके क्वेश्चन का जैसे जवाब ही नहीं देना चाहती, इसलिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है एना की डायरी पढ़ना, जिसमें उसने हर दिन की बातें रिकॉर्ड की होती है। और उन्हीं सब में इन्हें पता चलता है कि मारियो एक अच्छा आदमी है, सबका एक दोस्त, बट उसके डैड से उसे डर लगता था क्योंकि वो हमेशा ही उसे घूरते थे किसी वजह से। और इसी डायरी के बेस पर ये मारियो के घर जाते हैं एक बार फिर से, जहाँ पर मारियो अपने खरगोश को दफना रहा होता है गुस्से में कि अगर उसके डैड ने उसे मारा होगा तो वो उसका भी यही हाल करेगा। और अंदर जाकर ये सीधा उसे कहता है कि उसका हाथ पकड़कर वो उसे जोर से दबाए। दरअसल ये देखना चाहता है कि इसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान है भी या नहीं कि वो किसी को डुबा कर मार सके। बट ये यहाँ पर खरगोश की बात करता है कि उस खरगोश को मारने के लिए क्या वो उसे जेल लेकर जाएगा, जिससे ये ऑफिसर उसे पूछता है कि वो अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों करता है, क्या उसे हंसते हुए देखने में उसे खुशी नहीं मिलती। जिस पर ये कहता है कि उसकी खुशियां तो उसी दिन मर गई थी जब उसकी वाइफ ने एक अब नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया, और उससे कहता है कि वो उसकी बातें कभी भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसके बच्चे हेल्दी हैं, स्मार्ट है, सभी की तरह नॉर्मल है, ना कि उसके बेटे की तरह एब नॉर्मल, जिसका दिमाग अभी भी एक 5 साल के बच्चे के बराबर है। और ये सारी बातें इस केस को सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सिर्फ मारियो ही एबनॉर्मल नहीं होता, उस टाउन में एंजेलो नाम का वो बच्चा भी था जिसकी मौत ठीक एना के मरने से पहले हुई थी। इसलिए ये ऑफिसर सीधा उसकी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं और इस बारे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कि वो अपने क्वेश्चन का आंसर जान कर रहेगा। और एंजेलो के मॉम के बारे में सब कुछ पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। और इस बार ये डिटेल्स देने लगती है एंजेलो के बारे में कि वो दूध के साथ बिस्किट खा रहा था और शायद वही उसके गले में अटक गया होगा और उसकी मौत हो गई। और फिर कुछ देर बाद ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और इसे बताती है कि एंजेलो रात दिन रोता था, उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि वो 2 पल चैन से सो सके। उसे कपड़े पहनाओ तो वो सारे कपड़े उतार कर फेंक देता, दवाई खिलाओ तो वो उसे भी उगल देता, प्लेट को टेबल पर जोर जोर से तब तक मारता रहता जब तक कि उसे वो नहीं मिल जाता जो कि उसे चाहिए। और इसकी सारी बातों को सुनकर ये पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, मतलब कि एंजेलो के मरने वाले दिन, जिसके लिए ये कहती है कि वो सुबह के 5 बजे तक रोता रहा और जब 2 घंटे के लिए ये चैन से सोए तो वो फिर से रोना शुरू कर दिया। ये कई दिनों से ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए इसने अपने सर पर तकिया दबा कर रखा था ताकि उसे उसकी आवाज सुनाई न दे। इसलिए उसे चुप कराने के लिए उसका हस्बैंड नीचे गया और यहाँ तक की स्टोरी सुनाने के बाद ये उसे आगे की कहानी बताने से मना कर देती है कि वो उसे इसके बाद कुछ नहीं बताएगी। बट कुछ तो हुआ था इसके बाद, क्योंकि उस बच्चे के मरने के बाद इसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था। इसलिए ये ऑफिसर सीधा कोरोडो से मिलने के लिए जाता है ताकि ये जान सके कि
एंजेलो के साथ उसने क्या किया था। बट ये भी उससे बात करने से कतराता है और उसे कहता है कि एना को उसी ने मारा है और इसलिए वो उसे अरेस्ट करके ले जा सकता है। और ये उसे एक फेक स्टोरी सुनाता है कि वो उसे शादी करना चाहती थी ताकि वो एंजेलो की मॉम बनकर उसकी देखभाल कर सके। और जब ये उसके लिए मना करता है तो वो इंसिस्ट करने लगती है, इसलिए इसने गुस्से में आकर उसे मार दिया। एंड ऑफ कोर्स ये ऑफिसर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा होता है जिसे कोई भी पकड़ लेता। और ये ऑफिसर भी सेम ऐसा ही करता है और उसे बताता है कि एना जल्दी ही मरने वाली थी तो वो तुमसे शादी क्यों करेगी। और साथ ही इसने एना के बैग को रोबर्टो के गार्डन में फेंकने की बात की थी उसे फंसाने के लिए, जबकि वो एक बाल्टी के नीचे छुपाई गई थी ताकि उसे कोई भी न ढूंढ सके। और इससे फाइनल सवाल पूछता है कि उस दिन एम्बुलेंस को कॉल किसने किया था, जिसका जवाब देने से ये एक बार फिर से घबराता है। इसलिए ये ऑफिसर खुद उस पर्सन का नाम बताता है कि वो कॉलर थी एना, जिसने एंजेलो को मरता हुआ देखकर एम्बुलेंस को कॉल किया था क्योंकि तुम एंजेलो के सामने बैठकर उसे मरता हुआ देख रहे थे और इसलिए वो तुम्हें कॉल करती थी ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। बट ये सारी बातें साबित करने के लिए इसके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए क्रोडो इसे कहता है कि उसने अपने सारे गुनाह को मान लिया है तो वो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करता, उसी ने एना को मारा है। और ये सब बस यहाँ पर खत्म करते हैं, वो एंजेलो के बारे में कुछ नहीं बता सकता। और कुछ देर बाद पुलिस आकर उसे अरेस्ट करके भी ले जाती है एना को मारने के इल्जाम पर। पता नहीं एना को किसने मारा होगा, बट अभी के लिए पुलिस को एक गुनहगार मिल जाता है जो कि ये सब कुछ कबूल कर रहा होता है बिना किसी शर्त के। हो सकता है कि इसी ने एना को मारा हो या फिर इसकी वाइफ ने ये सब किया हो किसी वजह से, जिसका ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। बट एक बात तो क्लियर है कि एंजेलो की मौत इन सब की एक मेन वजह है, इसलिए ये दोनों ही उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। और अगर आप चाहें तो मुझे अच्छी क्राइम स्टोरीज ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं उन मूवीज के नाम कमेंट में बताकर। टिल देन मिलते हैं जल्द ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड।